आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं रूबरू में। और हमारे सवालों से रूबरू होने के लिए बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, केरल और लक्षद्वीप के इंचार्ज हैं और साबिक मरकज़ी वज़ीर हैं आप। और बहुत ज़िम्मेदारियों से बहुत सारे अलग अलग ओहदों पर रहते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। एक तवील सफ़र तय किया है सियासत में इन्होंने। तारिक अनवर साहब की बात मैं कर रहा हूँ। तारिक अनवर साहब, कैसे हैं आप? आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया भाई, मैं ठीक हूँ, खैरियत से कांग्रेस जो हूँ। है वो बहुत सारे मरहलों से होती हुई यहाँ तक पहुँची है और ये कहते हैं कि यह जहाँ तक पहुँची है वो वक्त बहुत मुश्किल भरा है उसके लिए। 136 साल पुरानी पार्टी, इस मुल्क की सबसे पुरानी सियासी पार्टी, आज उसे इस दौर से गुजरना पड़ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है उसे करनी पड़ रही है। तो कितना भारत जोड़ पाए अभी तक? देखिए, अभी तो बहुत कम दिन हुए हैं जी। और काफ़ी लंबा सफ़र है। लगभग 5 महीने का सफ़र होगा और उसमें 3600 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। जी। लेकिन जिस तरह से ये कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई है, जी। क्योंकि ये मुल्क का एक आखिरी सिरा है, वहाँ से ये शुरुआत इसीलिए की गई है और वहाँ से फिर कश्मीर तक जाने का जी। जो इरादा है, वो इसके पीछे मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो संपर्क हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है, उनसे मुलाकात हो सकती है। और इस दौरान में एक काम और राहुल जी कर रहे हैं कि वो तमाम अलग अलग लोगों से, अलग अलग का मतलब मेरे जैसे फार्मर से मिलते हैं। वो फार्मर में भी जो रबर फार्मर हैं, जो फिशरमैन हैं, जो लेबर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन सब से वो अलग अलग इंटरएक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनकी क्या तकलीफ़ है, उनकी क्या परेशानियां हैं और ख़ास तौर पर जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए उनका क्या मशवरा है, क्या राय है, वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक चीज़ आपको क्या लगता है, ये बातें भी आ रही हैं कि राहुल गांधी के बारे में कई लोग ऐसा कहते हैं कि सियासी तौर पर वो उतने परिपक्व नहीं हैं, उतनी मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं और शायद ये बड़ी वजह है कि वो कभी वज़ीर नहीं रहे मरकज़ में, क्योंकि वजारत अगर होती या किसी महकमे के वज़ीर होते तो वो अपना परफॉर्म करके दिखाते। तो शायद ये भी एक बड़ी वजह रही होगी। क्या लगता है आपको, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ क्या सियासत में परिपक्व होने का भी ये एक रास्ता है? और क्या सियासत की बारीकी सीखने को भी जो है वो आप देख रहे हैं कि वो तवज्जो दे रहे हैं और वो उससे सीख जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जब महात्मा गांधी जी भी सियासत में आए थे जी। तो उनको ये मशवरा दिया गया था कि वो पहले हिंदुस्तान का दौरा करें, हिंदुस्तान के लोगों से मिलें, अलग अलग रियासत, अलग अलग ज़बान के बोलने वाले, अलग तहज़ीब व तमद्दुन के मानने वाले लोगों से बातचीत करें और उनके मसाइल को जानने की कोशिश करें। और उसके बाद ही गांधी जी ने अपनी सियासी दौर शुरू किया उन्होंने और वो कामयाब हुए। ठीक उसी तरह से राहुल जी को भी जिन लोगों ने मशवरा दिया, सही मशवरा दिया और ये लगा कि आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ये एक मुल्क की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। क्योंकि मुल्क के अंदर लगातार ये कोशिश हो रही है, कुछ लोगों के ज़रिए, कुछ जमायतों के ज़रिए, कुछ सियासी रहनुमाओं के ज़रिए, कि मुल्क को ज़बान की बुनियाद पर हो या मज़हब की बुनियाद पर हो बांटा जाए। और ठीक वही काम हो रहा है जो कभी अंग्रेज़ों ने किया था कि डिवाइड एंड रूल। ठीक उसी रास्ते पर ये भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है और लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। ऐसे मौके पर कांग्रेस एक ज़िम्मेदार पार्टी है, जैसा आपने कहा कि 136 साल की सियासी पार्टी है और हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आज़ादी के बाद इस मुल्क को बनाने का, इस मुल्क को संविधान देने का काम हम लोगों ने किया है। तो वो पार्टी सिर्फ एक तमाशबीन बनकर नहीं रह सकती। बिल्कुल ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी को हमें निभाना पड़ेगा। हाँ, भले ही देर से उठाया कदम है ये, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात जो है वो कही जाएगी ज़रूर। और एक चीज़ और है सर, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी अलग अलग तबके के लोगों से मिल रहे हैं, वो सिर्फ यात्रा ही नहीं कर रहे हैं, एक मैसेज ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, बात करते हैं,
आपकी पार्टी के मुताबिक जो ट्रोल आर्मी है अपोजिशन पार्टी की, आपकी अपोजिशन पार्टी जो है यानी बीजेपी, वो उसको घेर लेती है। किसी पादरी से मिलते हैं तो वहाँ कुछ बातचीत करते हैं तो उसको अलग तरीके से लिया जाता है। अभी एक बच्ची के साथ जो है वो उन्होंने नकाब में थी, वो हिजाब में थी वो बच्ची, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाया तो राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश की गई। आपको क्या लगता है कि ये कंट्रोवर्सीज जो है ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और क्या आपके पास इसका जो है जवाब है, और क्या यात्रा के ऊपर इसका निगेटिव असर हो रहा है? देखिए, कोई नेगेटिव उसका असर नहीं हो रहा है। लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही होती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। उनके उस यात्रा में लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। और ट्रोल का जहाँ तक सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो यही काम ही है, आरएसएस का यही काम ही है। क्योंकि मैं सर रुकूंगा, क्योंकि जो बच्ची के साथ फोटो था, हिजाब में थी वो बच्ची, और उधर हिजाब में जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। अपीजमेंट का नाम दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लीडर हैं वो, और स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने इस फोटो को शेयर करते हुए अपीजमेंट का उसको नाम दिया। देखिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से हमेशा कहा जाता है, कहा जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का अपीजमेंट करती है, अल्पसंख्यकों का अपीजमेंट करती है, लेकिन ये हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि हम वोट बैंक बनाते हैं, उसके ज़रिए अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। तो पहली बात तो मैं स्पष्ट करूंगा कि किसी भी महज़िब जो समाज होता है उसके सब होने का सबूत, उसके महज़िब होने का सबूत इस बात से होता है कि उस समाज में या उस मुल्क में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो अक़लियत के लोग हैं, वो सही और सलामत है या नहीं, या उनके हालात कैसे हैं, उस पर ही सब कुछ भरोसा करता है। तो आज़ादी के बाद चूँकि इस मुल्क का बंटवारा हुआ था और जो मुसलमान चले गए थे वो पाकिस्तान, तो वो तो चले गए, लेकिन जिन्होंने हिंदुस्तान को पसंद किया और हिंदुस्तान में रहना तय किया, उनको एक तरह से इस बात का यकीन दिलाना ज़रूरी था उस वक्त कि आपके साथ सौतेलापन का सलूक नहीं होगा। अगर आप हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के दूसरे जैसे नागरिक हैं या दूसरे शहरी हैं, वही आपको वही सलूक आपके साथ किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये उनको किया गया था। तो उसी नज़रिए से कांग्रेस पार्टी ये हमेशा कोशिश करती है कि मुल्क के तमाम कमज़ोर वर्ग के लोग, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अक़लियत के लोग हो, चाहे ओबीसी हो, ऐसे तमाम लोगों को उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आप भी इस मुल्क के बराबर के शहरी नहीं हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है सर, भारत जोड़ो यात्रा की जो बहुत ख़ास है, और उसके ऊपर भी लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो ड्रेस है, उनका जो पहनावा है, और वो टी शर्ट को लेकर के हालांकि कुछ लोगों ने ट्रोल किया था कि भाई वो बहुत महंगी टी शर्ट पहन रहे हैं, 41,000 रुपये की टी शर्ट है, फिर काउंटर किया आप लोगों ने। तो वो क्या मैसेज देने की कोशिश है, मतलब अपने ड्रेस सेंस जो उनका है अभी, वो एकदम यंग हो करके, और वो नौजवान नेता के तौर पे वो भरना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी की भी कई ऐसी फ़ोटो है जब वो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो टी शर्ट और पैंट पहन के करते हैं। हम लोग भी आज के दौर में भी, इस उम्र में भी, जब हम जाते हैं वॉक करने के लिए किसी पार्क में, तो टी शर्ट और पैंट पहन के जाते हैं, क्योंकि वो वॉक करने के लिए, चलने के लिए, और वही इतना लंबी यात्रा वो कर रहे हैं। कोई सिर्फ एक जगह फॉर्मेलिटी करना होता, सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए होता, तो वो कुछ भी पहन के जा सकते थे। लेकिन चूँकि उनको पूरे करीब 350 दिन ये यात्रा करनी है, वैसे हालात में और जाहिर है कि उनको ऐसा ड्रेस उनका होना चाहिए, या किसी का भी होना चाहिए, जिसमें वो अपने आप को कंफर्ट फील करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है सर, कि भारत जोड़ो यात्रा तो चला रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, और जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, गोवा टूट गया आपका, मतलब यानी गोवा की पार्टी टूट गई, और 9 MLAs जो हैं वो चले गए पार्टी छोड़ करके, और एक लंबी फहरिस्त है। गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, कैप्टन अमरिंदर थे, सुनील जाखड़ साहब थे, कुलदीप बिश्नोई, मतलब एक लंबी फहरिस्त है जी नेताओं की, लीडर्स की, जो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि पार्टी तो टूट रही है, भले ही आप मतलब भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन पार्टी टूट रही है। जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, सब लोग इस बात को जान रहे हैं कि वो किसी न किसी दबाव में छोड़ रहे हैं। किसी को अपनी
जायदाद बचानी है, किसी को अपना बैंक बैलेंस बचाना है, किसी को काला धन बचाना है, और किसी को सत्ता में रहने की आदत सी पड़ गई है कि हम हुकूमत में ही रहेंगे, जब रहेंगे तो हम विपक्ष में नहीं रह सकते। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कांग्रेस पार्टी में बने हुए थे अब तक, वैसे लोगों का चला जाना ही बेहतर होगा, ताकि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में एक हमको लगता है कि कभी कभी सियासी पार्टी की ज़िंदगी में ये इस तरह के हालात पैदा होने चाहिए ताकि उससे उनको पता चले कि कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है। वो ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स को का कर रहे हैं, मतलब जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को डराने के लिए। अगर वो डर गए तो ठीक है, नहीं तो उनको फिर लालच दी जाती है, आपको करोड़ रुपया दिया जाएगा, आप पार्टी बदल लीजिए। तो बहुत सारे लोग उस लालच में आ जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से पार्टी की जो एक कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं है और पार्टियों की तरह। हम सिर्फ सत्ता में आने के लिए हमारी पार्टी बनी थी ऐसी बात तो थी नहीं। हम तो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हमारी पार्टी बनी थी, हम ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए हमने अपनी पार्टी बनाई थी। तो जिसका कांग्रेस का मिजाज दूसरी पार्टियों के मिजाज से अलग है, इसलिए जो लोग यूँ कह सकिए कि तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो लोग मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे लोग हमको छोड़ कर ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जो नई जमायत है या कहिए कि नौजवान हैं, यंग लोग हैं, नई पीढ़ी है, वो हमारे साथ जुड़ रही है बहुत। लेकिन पार्टी के नौजवान लीडर्स जो राहुल गांधी के बहुत करीबी थे वो भी चले गए, बहुत लंबी तादाद में चले गए। वही तो हमने जैसा आपको कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूमत के बिना या सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं, वही लोग गए हैं। वो जो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी संभाल नहीं पाई, नहीं ऐसा नहीं संभाल पाया, लीडरशिप जो है आला कमान वो नहीं संभाल पाया? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा अपना मानना ये है कि ये वो लोग हैं जिनको बहुत, एक तो विरासत में इनकी सियासत शुरू हुई, अगर देखा जाए जितने भी ऐसे लोग गए हैं, नौजवान खास तौर पर, और आते ही उनको हार्दिक पटेल की सर कौन सी, वो उन्होंने तो खुद अपने बलबूते आए। हार्दिक पटेल का हम नहीं कह सकते, आजाद साहब जो है वो खुद जो है वो NSUI से आए थे, वो विरासत में उनको नहीं मिली। लेकिन वो 50 साल, आज़ाद साहब 50 साल तक जिसको कहा जाए कि पार्टी के ऊपर उनका दबदबा रहा और वर्चस्व रहा, और 50 साल हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई दूसरी ऐसी शख्सियत है जो लगातार जब से सियासत में उन्होंने कदम रखा तब से आखिरी वक्त तक, जब तक वो कांग्रेस में थे, वो सत्ता में बने हुए थे। लेकिन मशवरा देना कहाँ गलत है? उन्होंने कुछ मशवरे दिए और कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर के उनको G23 का नाम दे दिया, उनको अलग थलग कर दिया, उनसे कुछ लोगों ने नहीं दिया, वो तो मीडिया ने दिया, कोई कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने नहीं दिया। बल्कि सोनिया जी का तो आप ये कह सकते हैं कि ये उनका बड़ापन था कि उससे ख़त को लिखने के बाद भी, और वो ख़त जब मीडिया में शाया हो गया, उसके बावजूद उन्होंने इन लोगों को बुलाकर बात किया, सब लोगों से बातचीत की, वर्किंग कमेटी भी इन लोगों को रखा, तमाम अभी उदयपुर में जो हमारा कॉन्क्लेव हुआ उसमें ये लोग शामिल थे, उसमें इनसे राय मशवरा किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं कि हमेशा हमारा पार्टी के ऊपर वर्चस्व बना रहे, वैसे लोग छोड़ करके हाँ, तो वैसे लोगों को तकलीफ़ होती है जो अगर कभी ऐसा मौका आता है जब वो दूसरे कतार में खड़े हो जाते हैं या तीसरे कतार में, तो उनको लगता है अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन सोचना ये चाहिए कि हम 50 साल तक इस पार्टी ने हमको सब कुछ दिया, आज मेरी पहचान, इज़्ज़त, शोहरत जो भी है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। नहीं तो गुलाम नबी आज़ाद को कौन जानता, वो कश्मीर में कहीं किसी कोने में पड़े रहते। पर ये तो सर सभी के ऊपर, ये बात नहीं, तो सबके ऊपर लागू इसलिए होती है। तो हाँ, तो क्योंकि अगर आप तारिक अनवर साहब को कुछ मिला है तो तारिक अनवर साहब ने भी तो अपनी जिंदगी दी है ना। बिल्कुल, तो हमको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि पार्टी ने भी हमको दिया है। अगर ये शोहरत तो इज़्ज़त हमको आज मिली है तो उसमें पार्टी की वजह से मिली है। फिर पार्टी को हम बदनाम ना करें। ठीक, अगर आपको कहीं जाना है आप जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन लीडरशिप की मजम्मत करके, पार्टी की मजम्मत करके आप जाते हैं, कीड़े निकाल करके मत जाइए। हाँ, जाना है तो आराम से। तो ये अफसोस की बात, अफसोस लगता है कि उनकी जैसी शख्सियत या ऐसी कोई भी शख्सियत अगर इस तरह से मजम्मत करती है लीडरशिप की, पार्टी की, और या पार्टी के जो कारकर्दगी है उसकी अगर मजम्मत करती है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। पार्टी प्रेसिडेंट के लिए एक लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और राहुल गांधी मना कर चुके हैं, तो क्या माना जाए कि अब अशोक गहलोत वर्सेस शशि थरूर
बिल्कुल, देखिए अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी जो पार्टी का मामूली से मामूली मेंबर है जी। वो भी अगर चाहता है कि हम इलेक्शन लड़ें और किसी किसी पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़े तो वो लड़ सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। और हमारे यहाँ ये प्रक्रिया शुरू हो गई है इलेक्शन की। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की तारीख अगर उठाकर आप देखेंगे तो हमेशा चुनाव हुआ है या फिर आम सहमति हुई है, आम राय से कोई बना है। तो ठीक है, 20-22 साल के बाद 24 साल तकरीबन, हाँ, फॉर्मल चुनाव हो रहा है। जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो चुनाव होता है, होता रहा है। इसके पहले सीताराम केसरी चुनाव लड़कर आए थे, उसके पहले नरसिम्हा राव जी थे। फिर लगातार आप देखेंगे कि जो कांग्रेस की तारीख है उसमें 80% जो उसका हिस्सा है उसमें नॉन गांधी नॉन नेहरू फैमिली ने इस पार्टी को आगे लाया। अच्छा, इस बार भी यही हुआ। सोनिया गांधी ने कहा है कि अब जो है इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन गांधी फैमिली से पार्टी प्रेसिडेंट नहीं होगा, और राहुल गांधी ने भी इनकार कर दिया। तो असल वजह क्या इसके पीछे की है? चूंकि आप पार्टी के अंदर हैं, सारी चीज़ें जानते होंगे। कहीं ये चूंकि बीजेपी लगातार निशाने पर लेती है इस बात को लेकर के, खास तौर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मीडिया भी उसके भी निशाने पर पार्टी रहती है। तो पार्टी का दबाव, पीएम मोदी का दबाव, बीजेपी का दबाव, मीडिया का दबाव, या फिर अंदरूनी तौर पर ही फैसला लिया गया? वजह क्या है असल? मैं समझता हूँ कि यकीनन उसका दबाव तो है। और हालांकि ये बात गांधी फैमिली पर इसलिए नहीं लागू होती है कि गांधी नेहरू फैमिली वो फैमिली है जिसने आज़ादी से पहले 5 पुश्तों ने इस मुल्क के लिए और पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। चाहे वो आप देख लें, मोतीलाल नेहरू से अगर उठाएं तो अभी तक जो तारीख़ है, और कोई ऐसी पार्टी बता दे हिंदुस्तान के अंदर जिसने इस मुल्क के लिए कोई कुर्बानी दी हो, कोई बलिदान दिया हो, इंदिरा गांधी की शक्ल में हो, राजीव गांधी की शक्ल में हो। अगर जान भी देना पड़ा है तो जान भी दी गई है। तो इस पार्टी का मुकाबला या इस ख़ानदान का मुकाबला किसी दूसरे से करना मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ये बात समझ में नहीं आती है, बल्कि उनको तो चाहिए था, अगर सही मानों में उनको सराहना करनी चाहिए थी इस फैमिली की, कि जिस फैमिली ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने मुल्क को बनाने का काम किया है, मुल्क को एक तरह से इकट्ठा रखने का काम किया है, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखा है। तो ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं फैमिली की, वो पहले अपने पार्टी के अंदर नहीं देखते हैं। हर कांग्रेस, यानी सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही विरासत है लोगों को मिली है या फैमिली रूल चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, सिंधिया फैमिली को ले लीजिए, आज उस फैमिली के 3-3 लोग मिनिस्टर बने हुए हैं। हाँ, शायद वो इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि 24 साल तक जो पार्टी प्रेसिडेंट थे वो एक ही फैमिली से थे, शायद एक बड़ी वजह रही होगी। 2024 को लेकर के पार्टी की क्या तैयारियां हैं? भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कितना अहम रोल अदा करेगी? और जो पार्टी के नए प्रेसिडेंट होंगे गैर गांधी फैमिली से होंगे जाहिर तौर पर, चूंकि ये क्लियर हो गया है। तो ये तमाम जितने भी बातें हैं, जितने भी समीकरण हैं, ये 2024 के लिए कितने मददगार साबित होंगे कांग्रेस के लिए? हालांकि यात्रा राहुल जी ने कई बार इसको क्लियरफाई किया है कि ये कांग्रेस पार्टी के मजबूत करने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये किया जा रहा है मुल्क के हालात को देखते हुए, मुल्क में जो नफरत और घृणा और एक ऐसा माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए, साथ में जो गरीबी है, गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको बताने के लिए, और उसके साथ साथ महंगाई जो हमारे सब आज हर फ़र्द उससे मुतासिर हो रहा है, हर ख़ानदान उससे मुतासिर हो रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट आज जो हमारे मुल्क के अंदर हिंदुस्तान में ख़ासतौर पर जो बेरोज़गारी है वो शायद हिंदुस्तान की तारीख़ में इतनी बेरोज़गारी कभी नहीं थी। तो ये तमाम बहुत सारे मसले हैं, मसाइल हैं, इन सब को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। यकीनन जो कांग्रेस के लोग हैं वो उनके साथ चल रहे हैं, जो कांग्रेस के सिंपैथाइज़र हैं वो उनके साथ चल रहे हैं, और लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग, नई पीढ़ी जुड़ रही है, और हमको ये लगता है कि आने वाले समय में उसका फ़ायदा कांग्रेस को भी मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी है सर, तो जाहिर तौर पर चूँकि सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे लंबे वक्त तक इसने हुकूमत की, और हर एक वर्ग का, हर कम्युनिटी का, हर समाज का, हर इलाके का उसको सपोर्ट रहा है, तभी इतने लंबे वक्त तक कोई पार्टी हुकूमत करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी समाजों का सपोर्ट जो है वो खिसकता चला गया। उसकी अलग अलग वजूहात हो सकती हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम तबके की अगर मैं बात करूं,
वो भी उसने जो है किनारा कशी कर ली, दूर हो गया वो भी पार्टी से। इन तमाम चीज़ों को कैसे लेते हैं? मुसलमानों का रूठना या दूर होना वो कितना जो है वो परेशान करने वाला है पार्टी को? एक साजिश के तहत कांग्रेस को हमेशा बदनाम करने की कोशिश की गई। दूसरा ये है कि आप सब कुछ से लड़ सकते हैं, मज़हब से नहीं लड़ सकते। आज जो कांग्रेस की जो लड़ाई एक तरह से समझिए जो मजहबी जुनून है उसके ख़िलाफ़ है। और आपको लड़ना है वैसे लोगों के साथ जो एक तरह से उनका मज़हब पर यकीन है, भरोसा है, उनका जो आस्था है उस पर भरोसा है। तो मज़हब के ख़िलाफ़ लड़ना कोई आसान बात नहीं है। हम मज़हब के मुखालिफ नहीं हैं, हाँ। लेकिन मजहबी जुनून पैदा जो किया जा रहा है कांग्रेस के ख़िलाफ़, या माहौल जो बनाया जा रहा है, एक ख़ास तबके को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ आप चल रहे हैं। ये मान के चलिए आप कि जैसे हवा के रुख के ख़िलाफ़ चल रहे हैं आप। हवा अगर पूरब से पश्चिम चल रही है तो आप पश्चिम से पूरब जा रहे हैं। उसी तरह जिस तरह से नदी में जो वेव होता है उस वेव के ख़िलाफ़ आपको चलना है। तो ये सब तो परेशानी है, क्योंकि हमारे मुल्क में चूँकि सब ज़्यादातर लोग, या कहा जाए कि 90% लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी मज़हब से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब उनको ये लगता है कि हमारा मज़हब ख़तरे में है, हमको हमारा मंदिर ख़तरे में है, हमारी सभ्यता ख़तरे में है, तब वो बाकी चीज़ें उनको एहसास कराने की कोशिश की जाती है। हाँ। ये बताइए कि कांग्रेस के लिए अब जो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हो गए हैं, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है ये एक तो कांग्रेस के सामने बड़ी पार्टी आ गई है, बड़ी पार्टी हो गई है, वोटर्स जो है वो उसकी तरफ जाते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें, असेंबली इलेक्शंस की बात करें, तो वहाँ पर भी जो इलाकाई पार्टियाँ हैं, जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा उन पर भरोसा करती है कांग्रेस के बजाय ज़्यादातर स्टेट्स में। और यही वजह है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी 2 स्टेट में जो है वो सिमट करके रह गई, जहाँ डायरेक्ट उसकी हुकूमत है खुद की। तो क्या चैलेंज जो है वो क्या मानते हैं आप अपने सामने? आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा चैलेंज हो गई है, उधर ओवैसी साहब जो हैं या उनकी जो पार्टी है वो बड़ा चैलेंज है। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और कैसे इससे जो है आप निपट सकते हैं आपकी पार्टी? देखिए, कांग्रेस है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि क्या विचारधारा है जी। और ये विचारधारा मरने वाली विचारधारा नहीं है, क्योंकि हम गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग, डॉक्टर अम्बेडकर, इनके ख़यालात को लेकर चल रहे हैं। मुश्किल है, सफ़र ज़रूर कठिन है, लेकिन हम मंजिल तक पहुँचेंगे और यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। ये तमाम जो बाकी पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं, ये इसको कहा जाए कि वक्ती बुलबुला है और ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। सर, मैं अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं, सोनिया गांधी जी ने एक वक्त कहा था कि सियासत बच्चों का खेल नहीं है। वही आम आदमी पार्टी, पहले उसने दिल्ली छीनी, पंजाब छीन लिया, अब गुजरात, और मतलब यानी गुजरात में नुकसान कर सकती है, गुजरात पर नज़र है, हिमाचल पे और जम्मू कश्मीर और बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो वो जो सियासत का बच्चा था ना साहब, वो 2 स्टेट छीन चुका है कांग्रेस से। कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमको उससे सबक सीखना चाहिए। कहाँ हमसे कमी है, हम कहाँ पर हम फेल हुए हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन आज हमको लगता है कि एहसास दिल्ली के लोगों को भी है और तमाम लोगों को हो रहा है जो कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सही बारों में सबको लेकर चल सकती है, सबको एकोमोडेट करती है। हम किसी ख़ास तबके के लिए काम नहीं करते हैं, हम किसी ख़ास मज़हब और ज़बान के लिए काम नहीं करते। हम इस बात पर यकीन करते हैं जो हमारा जो आइन है, उस आइन के मुताबिक इस मुल्क के तमाम लोग, हम सब लोग एक हैं और हम सब लोगों को मिलकर इस मुल्क को बनाना है। ठीक, थोड़ी परेशानियां ज़रूर हैं, जिसको मैंने कहा कि हम इसको मानकर चलते हैं कि ये टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है, और आने वाले वक्त ये बताएगा। क्योंकि कांग्रेस की तारीख़ अगर आप उठाएंगे आज़ादी के बाद का भी, तो कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस लगा कि बिल्कुल ख़त्म हो गई। 77 में हमने देखा, 67 में देखा, उसके बाद 89 में हमने देखा, फिर अभी हम वो हालात और आज के हालात वो मुख्तलिफ है? नहीं, कोई मुख्तलिफ नहीं है। वो उसी तरह से हालात बने थे। आपको याद होगा 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, इलेक्शन हार गई थी। सर, मैंने यही बात बेंगलोर में भी आपसे कही थी। ये 77 नहीं है सर, ये जो है 21वीं सदी है। वही हमने इसमें एक ही चीज़ जुड़ी है। इंदिरा गांधी जो है सर वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, और इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 हिस्से भी कर चुकी थी। तो आप जो है उससे कंपेयर करना, मुझे लगता है कि शायद ये नहीं, मेरा ऐसा नहीं। देखिए, हमारे लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।
हम इस बात को मान के चलते हैं और हम उससे सबक सीखते हैं। उन तमाम चीज़ों जो अपनी तारीख़ है उसको हम देखते हैं कि हम कई बार गिरे हैं और गिर के फिर खड़े हुए हैं। मुस्लिम तबका जो है उसको ये लगता है कि उसको परेशान किया जा रहा है अलग अलग वजूहात के चलते, अलग अलग वजह बना करके। और अब इन दिनों मदरसा सर्वे की बात हुई है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर से, वहाँ पर उसकी सर्वे की बात हो रही है। कॉमन सिविल कोड लाने पे अलग अलग स्टेट में जो है वो बात होती रहती है, हिजाब, तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तमाम चीज़ें जो है, ये जो तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे इन्हें कैसे देखते हैं? क्या कोई मुसलमानों को सजेशन देंगे कि भाई आप ये तरीका अपना करके इनसे आप फ्री हो सकते हैं या निपट सकते हैं? ये तो इनकी सियासत और इनकी सियासत की बुनियाद वही है जी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत पैदा की जाए। जब एक पार्टी या एक तबका इस बात पर उतारू हो तो फिर उसको उसका मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल भी है। जो जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान ने हमेशा सेकुलर पार्टियों का साथ दिया है। ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस का साथ दिया है, हर आप रियासत में देखें, सूबे में देखें। और मेरा ये मानना है कि मुसलमानों को ये होशमंदी ज़रूर आगे चलकर उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अगर कुछ लोग ये कहते हैं, हमारे बीच में भी ऐसे नुमाइंदे हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों की अलग पार्टी होनी चाहिए, उनकी अलग सियासी वजूद होना चाहिए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। देखिए, हम इस बात को मान के चलें कि हम अक़लियत में हैं और अक़लियत और अक्सरियत के बीच जब भी लड़ाई होगी तो अक्सरियत की जीत होगी। तो हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमको ये करना चाहिए कि सेकुलर पार्टियों को मजबूत करें, सेकुलर लीडरशिप को मजबूत करें और अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात की और वक्त निकाला। तो ये थे तारिक अनवर साहब, बड़ी अहम बात की है, बहुत सारे मसलों पर खुल कर के बात की है और इनका ये मानना है कि गलतियों से सबक सीखना बेहद ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ना है तो गलती से सबक सीखना पड़ेगा। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।